हम लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट किया था हमने न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में हमने सबसे पहले ये समझा था कि किस तरीके से जो ब्रेन है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमारी क्या एबिलिटी है टू थिंक एंड रिएक्ट। इन दो चीजों की वजह से ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन बीइंग ना बाज की तरह उड़ सकता है, ना फिश की तरह फास्ट स्विम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज है जो ह्यूमन बीइंग को नहीं दी गई, बट इंसान को एक ऐसी चीज दी गई जो इन सभी चीजों को सुपरविन कर सकता है। वो है एबिलिटी टू थिंक और एबिलिटी टू रिएक्ट। शायद उसी की वजह से एयरप्लेन बने होंगे, हेलीकॉप्टर एंड एवरीथिंग बना होगा जिससे हम लोग आज सरवाइव कर पा रहे हैं। बट इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान का जिसको ही इज नॉट एबल टू थिंक, ही इज नॉट एबल टू रिएक्ट। ऑथर ये कहते हैं कि एक ऐसे इंसान का होना केवल और केवल फिजिकली है, केवल और केवल डिपेंडेंट ऑन फैमिली मेंबर्स। These type of neurodegenerative disease do exist in elderly people। वो है पार्किंसोनिज्म डिजीज, अल्जाइमर डिजीज एंड लास्ट वन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन तीनों ही चीजों के मेडिकल लिटरेचर में यदि कोई कारण देखे जाएं तो कोई मोटे तौर पर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। डॉक्टर्स और न्यूरो डॉक्टर्स, न्यूरो फिजिशियन मोस्ट ऑफनली मतलब वो कंपेयर करते हैं कि इनका जो कॉज है वो है उम्र के साथ साथ। तो वो क्या हो सकता है? दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और हमने ये जाना कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्रेन के अंदर ज्यादा कॉमन क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन की सेल्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट लेवल में इनका लेवल कम होता है। वो एक ऐसी सेल्स होती, ब्रेन सेल्स जो होती है वो काफी सेल्स ऐसी होती है जो वापस री रेप्लिकेबल्स नहीं होती। इम्यून सिस्टम यहाँ का, नर्वस सिस्टम का जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बहुत जल्दी बहुत टाइट होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को नहीं पहुंचने देता है। तो इन वजह से ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफी वनरेबल होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही हमारी ब्रेन की एजिंग होने लगती है, ब्रेन की उम्र बढ़ने लगती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन की जो डीएनए सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स का जो डीएनए होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। और जब एक अच्छे खासे अमाउंट में जब ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं, दैट इज 80% ऑफ अमाउंट। तो 80% ऑफ ब्रेन सेल्स जब अफेक्ट होने लग जाते हैं तब हमें एक सिम्टम डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन की सोचने की क्षमता और किसी चीज के प्रति जो कारण देने की क्षमता होती है वो घटने लगती है। जब ये अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट में अफेक्ट होने लगता है, सर कहते हैं कि पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ब्रेन का पार्ट होता है सब्सटेंसिया नाइग्रा, वो उसका 80% जो सेल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली लॉस होने लग जाते हैं, तो पार्किंसनिज्म डिजीज होती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ऐसा नहीं है कि आज आपको मलेरिया के मच्छर ने काटा तो कल मलेरिया हो जाएगा, परसों। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो होती है ये डेवलप होती है 10 to 20 ईयर्स के अंदर। जब हमें सिम्टम प्रोड्यूस होता है उससे 10 to 20 ईयर पहले ही हमारी बॉडी में चेंजेस, ब्रेन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। एल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में हमने बात करी थी। ये एक ऐसी पैथेटिक डिजीज है
जिसके अंदर पर्सन जो होता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही नहीं आइडेंटिफाई। सो एबिलिटी टू थिंक इज टोटली लॉस्ट। तो वो जो इंसान जी रहा है, इट इज ओनली ए क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। रिसर्च के दौरान पाया गया है कि यहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ब्रेन के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इनके ब्रेन्स में या ब्रेन फ्लूइड्स में कम पाई गई। विटामिन ई 2000 इंटरनेशनल यूनिट हाई डोज ऑफ विटामिन ई देने से एलजे इस डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं उनमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट पाया गया। और ये भी बताते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दी जाए, विटामिन सी, ए, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, तो इन डिजीजेस से काफी स्तर तक हम पेशेंट का जो आम जीवन है उसके अंदर हम काफी सुधार कर सकते हैं। दूसरी डिजीज आती है पार्किंसोनिज्म डिजीज। पार्किंसोनिज्म डिजीज किस तरीके की होती है? चलता चलता आदमी, ओल्ड एज का आदमी थोड़ी देर के लिए रुक गया हो, स्टॉप पोस्चर, ही इज डूइंग स्लो वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब खुद अपनी इच्छा से कर रहा है, सम स्लो मूवमेंट दैट इज पिल रोलिंग मूवमेंट, इस तरीके से करता है वो। ठीक है, कुछ वो इस तरीके की हरकत करता है, हैंड टू मूव बैक, रोलिंग एक्शन, एक सर्टेन टाइम पर वो इस तरीके का करता है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ पार्किंसन। यहाँ एक्चुअली सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर 80% जो होते हैं वो न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है। तो उस लॉस की वजह से यहाँ डोपामिन का बनना कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्किंसोनिज्म डिजीज के अंदर लियोडोपा नामक एक टैबलेट आती है, उसे हम सप्लीमेंट करते हैं, बट एक्चुअली कॉज इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में हमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाना चाहिए। हमने तीसरी डिजीज के बारे में बात करी थी, वो थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है मोर कॉमन इन वुमेन्स। और इसमें जो होता है हमने बताया था कि माइलिन शीथ होती है नर्व्स के ऊपर। जो माइलिन शीथ चल रही होती है, उस माइलिन शीथ के प्रति हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, और उस माइलिन शीथ को कट कर देती है, मतलब खा जाती है। और माइलिन शीथ का फंक्शन ये होता है कि वो नर्व कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और जब वो नहीं रहता है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज होती है। रिसर्च में पाया गया कि ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में माइलिन शीथ के अराउंड जमा होकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप करते हैं। तो ये प्योरली किस तरीके की हो गई देखिए। अब दो डिजीजेस अल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म जो थी वो न्यूरोजेनेटिव डिजीज थी, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन्वॉल्व था। ठीक है, बट ये ऐसी न्यूरो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज है जिसके अंदर सीएनएस भी इन्वॉल्व है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। बट हुआ क्या कि इसके अंदर इम्यून सिस्टम टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के बजाय इम्यून सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, और इसने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किया। तो यहाँ जो है सेल्यूलर न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा रोल। आप काफी सारे सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं यदि आप समय पे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स को यदि आप अप्लाई करें। देखिए, तीन चीजें हैं जो ब्रेन के अंदर इन इन तीनों डिजीजेस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट देने के बाद में भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आने। पहला रीजन ये है कि एल्जाइमर पार्किंसोनिज्म जैसी डिजीजेस जो है वो डायग्नोस्ड होने के अंदर ही 10 to 20 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इट टेक्स टाइम, या फिर मैं ये कहूँ कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स ऑलरेडी डैमेज्ड हो जाती है। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या बनता है कि जैसे ही डिजीज डायग्नोस हुए, एक एग्रेसिव एंटीऑक्सीडेंट प्रोग्राम को वहां पे स्टार्ट किया। सेकेंड, जैसा कि हमने समझा कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा परमेबल वहाँ स्ट्रक्चर होता है जो पर्टिकुलरली एवरी न्यूट्रिएंट को वहां तक नहीं पहुंचने देता। तो सेलेक्टिव ब्रेन सप्लीमेंट्स का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड, कि बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो ब्रेन के साथ साथ नर्व में भी चलती रहती है, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
तो ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं कि क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको हम बोलते हैं BBB, ब्लड एंड ब्रेन के अंदर एक बैरियर होता है। बैरियर मतलब एक इमेजिनरी कवरिंग होती है जिसके थ्रू ब्लड को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाता है। ठीक है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कवरिंग होगी ब्रेन के अंदर, ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरीके का ब्रेन होता है और इन ब्रेन्स के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन के अंदर, जो यहाँ सप्लाई कर रही है, ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। इन स्मॉल ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल लाइन होती है वहाँ एक स्पेसिफिक टाइट जंक्शन से जुड़ी होती है। यहाँ की सेल्स जो होती है बड़ी टाइट जंक्शन के साथ जुड़ी होती है। इमेजिन कीजिए आप इस ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर चारों तरफ हमारी ब्लड वेसल की सप्लाई होगी, तो इन स्मॉल वेसल्स के अंदर एक टाइट जंक्शन जमा होता है। ठीक है। इस तरीके से हर जगह एक एक टाइट जंक्शन इन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। मेनली इस जंक्शन का ये काम होता है कि वो हर किसी की एंट्री ना दे। ठीक है। ब्रेन को यदि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है तो इन ब्लड वेसल, इन टाइट जंक्शन पर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर बने रहते हैं जो उन सब्सटेंस को लेके ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। अदरवाइज मुख्य रूप से ब्लड ब्रेन बैरियर किसी को एंटरटेन नहीं करता, बट certain heavy metals can easily cross the blood brain barrier, जैसे कि कैडमियम है, एल्यूमिनियम है। ये टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं वो फिर आगे जाके हमारी ब्रेन में इन डिजीजेस को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये था ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हमें ब्रेन के लिए लेने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला आता है विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। दोनों ये ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के लिए काम आता है। बट विटामिन ई यदि आप नॉर्मल डोज पे लेते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। हाई डोज ऑफ विटामिन ई कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक। और काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं एल्जाइमर, पार्किंसनिज्म डिजीजेस के। दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो ब्लड एंड ब्लड के पास जो फ्लूइड पाया गया, प्लाज्मा पाया गया, उसके अंदर उसकी कंसेंट्रेशन को नोट किया गया है। यदि हम विटामिन सी को अच्छे अमाउंट में लेते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसीलिए विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और ये विटामिन ई और ग्लूटाथायोन को रीजनरेट भी करता है। ये बात हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके। ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन भी है। बट ये ग्लूटाथायोन क्या होता है कि ओरली तो बहुत रेयरली ये ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच पाता है। आईवी ग्लूटाथायोन कुछ ट्रायल्स के अंदर दिया गया था जिसके अंदर ये क्रॉस किया था। तो ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है। और इसके लिए हमें पता है कि ग्लूटाथायोन बनता है एन सिस्टीन, नियासिन, सेलेनियम एंड विटामिन B2 से। तो ये एरिया आप लें तो एंडोजीनियस जो ग्लूटाथायोन बना है, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट बना है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को स्लोली क्रॉस कर सकता है और हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ा सकता है। फोर्थ वन इज कमिंग कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम Q10 वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है नहीं करता है, इसका पोटेंशियली क्लिनिकली ट्रायल जो एविडेंस है वो अभी तक नहीं मिला है। बट वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। यदि ब्रेन्स के माइटोकॉन्ड्रिया को कोएंजाइम Q10 मिलता है तो जो सिम्टम्स वहां से अराइज हुए थे उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। लास्ट वन इज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। बट ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है कि नहीं करता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। लास्ट वन इज द अल्फा लाइपोइक एसिड। अल्फा लाइपोइक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट फॉर द ब्रेन। क्योंकि
ये वो एक तो फैट सोल्यूबल भी है, वाटर सोल्यूबल भी है, अच्छे से ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकते हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, इन सभी को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। होता क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वहां पे ये अपने आप को टॉक्सिक मेटल के साथ अटैच कर लेता है और इजीली कैन एलिमिनेट फ्रॉम दैट। मैंने बताया था हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम एंड कैडमियम, लेड जैसी हेवी जो टॉक्सिक मेटल्स अब हम इन्वायरमेंट, वाटर और के थ्रू यदि कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ब्रेन में इसलिए ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव फैट इज देयर, और फैट इनको बहुत ज्यादा लगा होता है, तो ये सिग्निफिकेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखा गया है कि कुछ डिओडेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम होता है, और हाई अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कैन डिपॉजिट इन योर ब्रेन। ऐसा भी देखा गया है कि डेंटल फीलिंग के अंदर एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी का जो है वो फीलिंग यूज किया गया, ठीक है। तो वी कैन आस्क ऑलवेज डॉक्टर्स टू यूज समथिंग एल्स, ठीक है। मर्क्यूरी इज डेंजरस। तो इसका मतलब ये नहीं, ऑथर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप डेंटिस्ट के पास जाके कि सर यदि मेरे मर्क्यूरी डाला है तो आप निकालिए, क्योंकि यदि इसका प्रॉपर रिमूवल नहीं होता है तो इट कैन बी मोर डेंजरस। बट याद रहे यदि आप कुछ प्रोसीजर यदि करवा रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क डेंटिस्ट पर्सन कि if there is another option than mercury, please use it. तो एवरीवन, सभी लोगों का ये डिजायर होता है कि हम हमारी एबिलिटी टू रीजन और एबिलिटी टू थिंक को मेंटेन रखें। सो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें हेल्प लेना चाहिए। नॉट ओनली कि हमें डिजीज नहीं है, इसलिए कि हमें इसे प्रिवेंट करके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखना है, ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग सब फर्स्ट पहले क्या करते हैं, कॉकटेल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। सेकंड, हमें एक्सेसिव हैवी मेटल के एक्सपोजर को हटाना, रिड्यूस द एक्सपोजर एंड बिल्ड द इम्यूनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ आज के जमाने में, ठीक है। और इसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो प्योरली ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर काफी अच्छा सेलुलर न्यूट्रिशन को जब बढ़ाया जाता है तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कई सारे पेशेंट जो व्हील चेयर में बाउंड हो गए थे वो काफी स्टेबल हो चुके थे, और विथ इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा था। तो मैं प्रेफर करता हूँ, इस बुक के डिस्कशन में हमने आज तक ये नोट किया है कि एंटीऑक्सीडेंट और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट की तरह है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह नहीं है। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि यदि किसी को बीमारी है तो वो टैबलेट ना ले। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के साथ उसकी प्रिवेंशन को या उस बीमारी का प्रोग्रेशन नहीं हो, उसके लिए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट डाइट में लेना चाहिए। इसका कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट ही। So this is all about our neurodegenerative disease. Next topic we'll discuss in next class. Thank you. Back to the host.